दो ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ इसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक एचआर की एडवाइस और उसकी गाइडेंस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एवरीवन लिटरली क्राइज इन फ्रंट ऑफ इट। जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो गई है यार। मेरे को ये लगा यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, मतलब वो मेरा इंटरव्यू लेने लग गया। देता है कि यार सब कुछ ठीक है बट फिर भी ये बंदा तो फिट नहीं होगा। 6 मंथ्स लॉन्ग टाइम डूड, कैसे आपको हायर कर सकते हैं। सो मतलब ऐसा ना लगे कि यार चाचा जी बैठे हैं सबके साथ भाई में। करा देना यार, करा दे तो करा देगा यार भाई। वाई शुड यू हायर यू, भाई पैसे चाहिए, आप लोगों को काम चाहिए, हमें पैसे चाहिए तो हायर कर लो। तो मैक्सिमम कंपनीज आर एक्चुअली हायरिंग थ्रू लिंक्डइन। तो यार हम तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो आई एम सॉरी यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द कॉस्ट। सो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक एचआर की एडवाइस और उसकी गाइडेंस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली चीज़, अप्रोक्सीमेटली 30% कैंडिडेट अपनी पहली जॉब विद इन 3 मंथ्स ही चेंज कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली 50% कैंडिडेट पहले साल में अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। एक फ्रेशर को अपनी पहली जॉब लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 कंपनीज के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद उसको उसकी पहली जॉब मिलती है ढंग की, हम लोग कह सकते हैं। बट इन चीज़ों को ओवरराइड करा जा सकता है, ओवरकम करा जा सकता है विद अ बेटर एडवाइस एंड गाइडेंस। और आज हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं वान्या गोयल। शी इज़ एच आर एंड टैलेंट आर्किटेक्ट एंड शी इज़ को फाउंडर ऑफ पिच एंड हायर कंपनी ऑल्सो। और आज हम इनसे बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे एडवाइस लेंगे, इनसाइट्स लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वन्या फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और कैसी चल रही है आपकी लाइफ एज अ एच आर? तो एचआर की लाइफ हाइपोथेटिकली बहुत स्लो डाउन होती है, बट एक्चुअली वो नहीं होती है। उनके पास बहुत काम होता है। सो आज हम बात जरूर करेंगे उसके बारे में, और आपको मैं बताऊंगी कि एचआर के पास एक्चुअली क्या क्या काम होता है। और एचआर नहीं होगा तो आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी। ओके। अच्छा, मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट कर रहा था, सो मैंने वहां पे किसी एक टर्म देखी बेसिकली, एच आर। वो ठीक है, सबको समझ में आता है, बट देर इज अ टैलेंट आर्किटेक्ट। ये क्या होता है? तो टैलेंट आर्किटेक्ट वो बंदा होता है जो मेक श्योर कर रहा है कि आपके ऑफिस में जितनी भी टीम मेंबर्स आ रहे हैं, जितनी आप हायरिंग कर रहे हो, दे आर perfect for your team. So I make sure every person that are coming and joining in our company, the final discussion I make sure that I do with them, क्योंकि मुझे बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं। If the person is team fit, culture fit, behavioral fit, क्योंकि लोग तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो टेक्निकली बहुत फिट होते हैं। लाइक yesterday I'll give you an example. I interviewed somebody, और क्या कम्युनिकेशन उस बंदे का, क्या बात कर रहा था, कितना टेक्निकली साउंड। ही वाज अ सेल्स पर गाय, बट देन यार मेरे को ये लगा यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, मतलब वो मेरा इंटरव्यू लेने लग गया। सो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार आप मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, देन ही वाज आस्किंग मी, सो व्हिच इज ओके, आई आल्सो गिव हिम वेरी गुड क्वेश्चंस व्हाई ही शुड जॉइन अस एंड एवरीथिंग। बट देन उसके बाद उसने कुछ चीजें ऐसी बोली जो मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू में जब आप जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड देन 90% ऑफ द थिंग्स, इंस्टेड ऑफ पुटिंग व्हाट ही इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, उसने सारा कुछ मुझसे मांगना स्टार्ट किया कि ये भी आपको मुझे देना पड़ेगा, ये भी आपको मुझे देना पड़ेगा, ये भी मुझे आपको देना पड़ेगा। तो 3 महीना लगेगा, जब मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा उसके बाद मैं एक प्लान ले ऑफ करूंगा। उसके बाद शायद आपको 6 महीने जब मैं जाके एक मेरी सेल्स स्ट्रेटेजी दिखेगी। सो आई वाज लाइक 6 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम डूड, कैसे आपको हायर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट टैलेंट आर्किटेक्ट डज। एंड टैलेंट आर्किटेक्ट ये भी देखता है कि कॉस्ट टू कंपनी कितना जा रही है और कहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन फाइंड बेस्ट ऑफ पीपल इन द कंपनी इन द वेरी लीस्ट बजट। तो बजट फ्रेंडली भी देखता है। ओके। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है क्या कि एक कैंडिडेट है और वो कैंडिडेट ऑलमोस्ट हर एक जगह फिट बैठ रहा है, टेक्निकली सही है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किल सेट के हिसाब से, जो आपकी सैलरी में चाहिए उसके अंदर फिट बैठ रहा है, ज्वाइन भी बहुत जल्दी कर रहा है, और आपको कैंडिडेट की अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, देन क्या होता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको एचआर रिजेक्ट कर देता है कि यार सब कुछ ठीक है बट फिर भी ये बंदा तो फिट नहीं होगा, कुछ ऐसे होता है कभी? यस, डेफिनेटली। वन थिंग दैट मेजरली हैपेंस इज द बीजी चेक। हम्म। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि आपको अपनी करंट पास सब कंपनीज के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। एंड आई वुड से दिस थिंग इज टू वे। आई मीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों साइड से ये चीज टू वे होनी चाहिए। एज एन एम्प्लॉयर हमें भी मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज खुश हैं कंपनी में, एंड देन एम्प्लॉय को भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप
बैड माउथिंग ना करो बाहर जाके कंपनी के बारे में, बुरे रिव्यूज ना दो, टॉक्सिक वर्क कल्चर ना फैलाओ, दूसरों को ये मत बोलो कि यार ये कंपनी तो बहुत बेकार है, इसको ज्वाइन मत करो। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। तो बिकॉज आपका जो बीडी चेक आता है ना, ये एज एन एम्प्लॉयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक जेन्युइन और ट्रू ऑनेस्ट फीडबैक दें। अगर हम नहीं देंगे तो कैसे कोई कंपनी सर्वाइव करेंगी? सो इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपका बीडी चेक फेल हो रहा है, तो ऐसा होता है कि कई बार आपका बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है और हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। अगर और इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हो, बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, ये मतलब बहुत जेन्युइन है। And then मैंने देखा है स्पेशली द सिटीज लाइक हैदराबाद हम्म। एंड कुछ JNK के भी मैंने देखे हैं जो हम्म। फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लाते हैं। क्योंकि वहां पे वो बोलते हैं एक छोटी सी कंपनी थी, हमने वहां पे जॉब किया, तो वो फेक पे स्लिप्स एंड फेक रिलीविंग लेटर बना के लाते हैं। एंड इफ यू विल वेरीफाई, तो आपको एक कंपनी का पेज मिलेगा लिंक्डइन पे जिसमें बस 2 एम्प्लॉय होंगे और वो एक फेक सी वेबसाइट होगी। तो वो खुद ही अच्छा। बना लेते हैं, डेवलपर्स है। तो हम्म। ये इनका प्रोसेस चलता है। तो ऐसे ये होता है हैदराबाद, चेन्नई और JNK के साथ वाली उसमें। तो वो लोग बस काउंटर लेने आ जाते हैं और बोलते हैं कि, या फिर बोलते हैं मेरे पास एक ऑलरेडी अप्रेजल मतलब ऑफर है और मुझे इस हम्म। पर काउंटर दे दो। सो ये भी होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करो कि यू आर ट्रू थ्रू आउट योर इंटरव्यू प्रोसेस। जो आपका स्किल है वो सामने रखो कि भाई यही है, क्योंकि फिर आप आगे जाके फंस जाओगे, प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे, आप झूठ बोल रहे हो। ओके। सो तो लेट्स से कि कभी ऐसा हुआ कि आ, एक कैंडिडेट था, वो उसने काम भी शुरू कर दिया, बिकॉज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन धीरे धीरे कभी कभी चलती भी रहती है कि ठीक है ज्वाइन कर लिया तो थोड़ी यस, चलती रहती है, राइट। सो आपको लगा यार कैंडिडेट काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, सब ठीक है, बट जो उसने सैलरी पहले बताई थी कि लास्ट कंपनी वो सैलरी ले रहा था, वो सैलरी स्लिप फेक थी। देन आप फेक क्या थे। सोचते हो? हाँ, फेक थी वो वाली, तो अब आप क्या सोचोगे कि यार ठीक है चलने देते हैं, या फिर क्या करते हो? तो ऐसा होता है, क्या होता है कभी कभी हमें बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें 2 ही दिन में बंदे को ज्वाइन कराना है, एकदम बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 2 दिन में बीजी प्रोसेस कैन नॉट गो थ्रू, क्योंकि बीजी हम्म। का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होता है। लाइक मिनिमम 15 डेज आपको लग जाता है अगर आप पूरा थॉरो बीजी प्रोसेस करो। हम्म। एंड देन बंदे ने ज्वाइन कर लिया, फिर बाद में निकल के आया उसका तो फीडबैक ही पूरा आया उधर से, यार ये तो ऐसे था वैसे था, उसकी सैलरी स्लिप भी उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि दिस इज ऑल्सो फेक। तो लेकिन उस 15 दिन में उस बंदे ने काम बहुत बढ़िया कर दिया, तो डिपेंडेंसी ही बन गई। लगा कि यार ये तो शायद कुछ कर रहा है, तो हम्म। जम गया लड़का। तो अभी फिर क्या होता है, हम भी बात करते हैं उस बंदे से कि आपका तो ये आया है, फिर वो उसकी अपनी स्टोरीज चालू हो जाती हैं कि ये कंपनी में मेरे ऐसे इशू हो गया था, मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेरा जानबूझ के किया है, दे वांट टू रूइन माय करियर। सो हम्म। ऐसा कुछ वो लोग बोलते हैं। फिर बस आपको ये स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, क्योंकि हम ऑलवेज क्या करते हैं कि इन द ऑफर लेटर्स, इन द एग्रीमेंट्स, the employee agreements that employees sign, we this is the clause that we have mentioned. हम्म। If the BG verification fails after joining, then there would be repercussions accordingly. तो फिर उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है। एंड देन कहीं ना कहीं से उसको कुछ उसका अगर हमें इंसेंटिव है या परफॉर्मेंस बोनस है तो उसमें थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे कि ये आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ये आपको प्रूव करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल डिस्कशन करनी पड़ेगी इफ देयर इज अ डिपेंडेंसी। बट अगर आपको लग रहा है कि बंदा सच में अच्छा ही नहीं है और वही जो उसका फीडबैक आया वो उसी के ऊपर है, देन ऑब्वियसली द कंपनी हैज ऑल द राइट टू let the person go and end the employment. But then if you think that person is a right fit, but probably there could be something wrong from the past organization and the BG verification. So there is, I mean, there is no issue to give it a try. और वो आप सामने बैठ के बात कर लो, हमने ऐसा किया है। लाइक हमने फिर उसको 1 महीने का दिया था चांस, नोटिस दिया था कि वी विल ट्राई फॉर अ मंथ, and if हम्म। you do it well, then okay, good. Otherwise, within a month, we'll end your employment. We'll let you go. So 1 month का चांस दिया, बंदे ने प्रूव किया, and then he proceed further. So all good. सो कभी ऐसा होता है कि आपको कैंडिडेट मिला, आपका जो लेट्स से जस्ट राउंड फिगर कि आपको लगा था कि ठीक है हम लोग इस पोजीशन के लिए 50,000 सैलरी रख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। हाँ, देन आपको लगता है कि यार ये बंदा तो 30,000 में ही काम कर देगा। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। So that is why we always keep the salary slab open. कभी भी ऑब्वियसली अगर हमें होता है कि यार इसमें 12 लाख सीटीसी जा सकते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट लाइक 8 to 12। क्यों देना है यार एक्स्ट्रा, जब ज्यादा कम में मिल रहा है तो टैलेंट आके का काम क्या है? यही तो है ना कि लो बजट में आपको बेस्ट स्किल सेट लगाना। और ऐसा होता है एक्चुअली, क्या होता है कि आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट, बट देन आई थिंक दे शुड फाइट फॉर इट। बट दिस इज द कल्चर इन लॉट्स ऑफ MNCs, जहाँ पे वो 6 साल काम कर रहे हैं और 6 साल में उनका सीरीज 6 लाख बढ़ा है। ठीक है, हम्म।
लेकिन अभी देखो, जब वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, या फिर वो उसमें काम कर रहे होंगे, उनको हम्म, वो बहुत स्पीड से चाहिए होगी। बट हम्म, क्योंकि वो एमएनसी में बैठे हैं, कंफर्ट जोन में है, तो वो हम्म, खुश हैं कि अगर मेरे पास कम पैसा भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरी जॉब सिक्योरिटी है। बट देन हम्म, जैसे वो किसी भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, उनका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है कि तुम्हें तो पैसा देना ही पड़ेगा यार, दो मुझे पैसा। तो वैसा होता है। सो ऑलरेडी उनका 6 lakhs है, एंड देन एक मार्केट स्टैंडर्ड, आई डोंट नो किसने सेट किया, बट ये सेट है कि 30 to 40% हाइक आप नॉर्मली उठा सकते हो जब आप मूव करते हो। बट देन ऑब्वियसली आपको रिटेंशन दिखानी पड़ेगी अपनी पास्ट कंपनीज में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागने के चक्कर में हर 6 महीने में, 1 साल में स्विच मारते हैं कि ताकि मेरी सैलरी की हाइक हो जाए। बट दैट इज अ वेरी बैड अप्रोच, क्योंकि आप पैसा तो बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन आपकी स्किल कहीं ना कहीं रुके जा रही है, क्योंकि आप न्यू स्किल शायद अडेप्ट कर रहे हो, बट उस स्किल को हॉर्न नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि फिर आप कैसे अपने आप को प्रूव करोगे? कि आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे उसमें। यू विल हैव टू स्टे एट वन प्लेस, यू विल हैव टू नर्चर योर स्किल। तभी आप कर पाओगे जब आप उस पर प्रैक्टिकली काम करोगे। हर 6 महीने में, 1 साल में स्विच करोगे, चाहे वो बीट कोई भी टेक्नोलॉजी है, आप वो एचआर ले लो, आप बीडी ले लो, सोशल मीडिया ले लो, डेवलपमेंट ले लो, क्यूए ले लो, कुछ भी ले लो। सो कोई भी न्यू हम्म। टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो आपके लिए नया, यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ा स्टेबिलिटी अपने करियर में लाओ, थोड़ा सीखो। आई मीन स्टार्ट ऑफ द करियर आपको स्किल सेट के पीछे ही भागना चाहिए, बट नॉट द मनी। सो बैक टू क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि क्या कभी कभी जब जो एचआर होता है उसकी जो राउंड फिगर होता है कि मतलब हाँ, पचास सो साठ हजार यस, रुपए की सैलरी राउंड देंगे फिगर वो से कम कम। सैलरी के अंदर भी। करेक्ट, बिल्कुल ओके। मिल जाते हैं। सो इट मोस्टली हैपेंस विद द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द एमएनसीज, बिकॉज देयर सीटीज आर सिग्निफिकेंटली लो इन द एमएनसीज, एंड व्हेन दे स्विच टू द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, की 6 लाख वाला बंदा आराम से आपको 10 में मिल जाएगा, आपको उसको 12 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ही इज ऑलरेडी हैप्पी कि मेरे को तो पहले ही सीटी की चाल से मैं चल रहा था, मुझे ऑलरेडी 6 से 10 मिल रहा है यार, वेरी गुड, आई ज्वाइन यू। सो वो होता है, एंड इट विल कीप हैपनिंग। ओके। सो जब आप लोग जॉब पोर्टल्स पे या फिर कहीं पे भी कैंडिडेट को सर्च करते हो, सो कुछ कीवर्ड होते हैं स्पेसिफिकली, या फिर कैसे सर्च करते हो? क्या ऐसा एक रिज्यूमे के अंदर डालना चाहिए कैंडिडेट को कि जिससे उसका रिज्यूमे एचआर को जल्दी मिल जाए? कोई भी आप रेफरेंस, किसी राइट, भी जॉब का रेफरेंस लेके भी बता सकते हो आप। okay. So most of the companies are using ATSs right now. So ATS is a software which helps the recruiters to fine tune the resume data. For example, जब जो रिक्रूटर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनके पास अगर किसी भी पोजीशन के लिए 1000 एप्लीकेशन आ रहा है, तो वो 1000 एप्लीकेशन को इंपोर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, एंड देन उनके जेडी से मैच करता हुआ जो भी प्रोफाइल होता है, सो एटीएस उनको बता देते हैं कि दिस इज व्हाट मैचिंग योर प्रोफाइल, 97% मैचिंग, 98% मैचिंग और 40% मैचिंग, तो वो वहां से फिल्टर आउट हो जाता है। सो यू विल हैव टू मेक श्योर यू आर writing the specific keywords based on the JD that is given or you are applying for. For example, अगर आप एक full stack developer हो, so full stack में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। हाँ। so आप फ्रंट एंड में क्या करते हो और आप बैक एंड में क्या करते हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को फ्रंट एंड में रिएक्ट आता है, एंगुलर आता है। अगर दोनों आते हैं तो दोनों मेंशन करो, लेकिन अगर एक ही आता है और आपको लग रहा है कि मैं एक में बहुत बढ़िया हूँ और एक में मैं कम हूँ, तो आप दोनों को उसी हिसाब से मेंशन करो कि I am proficient in this and I'm beginner in Angular or something. So these can, you will have to make sure that you are mentioning your primary as well as secondary skills properly, and you will have to talk a lot about your primary skill set. क्योंकि ये यही आपका मेजर कीवर्ड है। हम क्या डालेंगे, अगर मुझे एक फुल स्टैक बंदा चाहिए तो मेरा मेन कीवर्ड क्या होगा, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, इफ आई एम लुकिंग फॉर मॉडर्न डेवलपर बेसिकली, हम्म, ठीक है। या फिर अगर मैं जावा पाइथन ढूंढ रही हूँ, तो मेरा ये मेन कीवर्ड रहेगा जावा पाइथन, ठीक है। हम्म, या फिर अगर मुझे कोई प्रॉपर स्पेशल फ्रेमवर्क चाहिए होगा, तो वो फ्रेमवर्क ऑल्सो आई ऐड इन द कीवर्ड। So if you have used and worked on any special keywords, you will have, sorry, framework, you will have to mention that in the resume. Talk about it. Then experience, very important. Next thing we write, we select the experience range that we are looking for. Then the salary, and then the location. If somebody is ready to relocate or not, that is also we check. And how immediate the person is ready to join. So these are the few things we take care of while searching any, I mean, notice period. And then how, when was the last time person used this particular application to apply? For example, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, नौकरी, हायरिस्ट, एंजलिस्ट या विजन हायर, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो अप्लाई करने के लिए जॉब पे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप, ऐसा ना हो आप 30 दिन पहले आपने रिज्यूम डाला और फिर हम्म, आप खो गए, आएगा तो आएगी, कॉल आएगी, नहीं, यू विल हैव टू बी एक्टिव, क्योंकि उसमें शो होता है
व्हेन वर यू लास्ट एक्टिव, एंड अकॉर्डिंगली रिक्रूटर्स मेक श्योर वो फिल्टर लगाते हैं लास्ट एक्टिव टुडे, 3 days बैक, 15 days बैक और 30 days बैक. तो उसके अकॉर्डिंग दे गेट द फिल्टर्स एंड दे चूज द प्रोफाइल्स. सो यू विल हैव टू मेक श्योर अगेन, कमिंग बैक टू द कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स आपको मेक श्योर करने हैं कि आप बहुत अच्छे से, आप रिज्यूम एकदम फाइन ट्यून आप होना चाहिए आपका. यू विल हैव टू मेक श्योर. बहुत लोग क्या करते हैं, डेवलपर्स को मैंने देखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर देते हैं, बट दे डोंट टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव डन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं और हर प्रोजेक्ट में आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, एंड देन व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल इन दैट प्रोजेक्ट. तो वो आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, 5 बंदे एक ही प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और आपको कुछ रोल ही नहीं था करने के लिए उसमें, तो ओके। इसलिए वो लिखते ही नहीं है. सो यू विल हैव टू मेक श्योर वट एवर योर रोल रिवॉल्व्स, आप जिस भी लेवल के डेवलपर हो आपको अपने रिज्यूम में वो करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा. सिर्फ रोल्स लिखने से रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होगा. एंड देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every dev. I'm talking about dev because your channel is about dev. So, राइट। so you will have to make sure that all of you are adding your GitHub profile link at the ओके। top, because everyone check your code quality, how you write before shortlisting. Like once recruiter ने आपका shortlist किया resume और फिर वो आपकी check करेंगे, call लेके screening करेंगे, then they send their profiles to the टेक टीम, एंड टेक टीम आपका गिटहब का कोड लिंक का चेक करती है. सो कॉपी पेस्ट नहीं करना है कोड भी किसी का भी. यू विल हैव टू मेक श्योर यू आर राइटिंग योर ओन कोड, क्योंकि आगे जाके वरना जॉब मिल जाएगी तो फंस जाओगे, फिर ले ऑफ होगा, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे को कंपनी ने निकाल दिया. सो बी ट्रू थ्रू आउट द होल प्रोसेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो अभी पिच एंड हायर है वो कैसे हेल्प करता है फ्रेशर्स की या फिर कैंडिडेट्स की रिज्यूमे बनाने में, या फिर उनकी हायरिंग से रिलेटेड कैसे हेल्प कर सकता है? Yes. So Pitch and Hire was helping HRs till now to streamline their recruitment process, because it was giving the ATS software as well as the interview solutions as well as the candidate portal. But now we thought candidate portal तो है and candidate का traffic भी है, like candidates were applying, but then कैंडिडेट को जॉब्स के बिना तो कुछ नहीं मिल रहा है. यही होता है. अब क्या होता है, जैसे कैंडिडेट नौकरी पे जा रहे हैं, हाई रिस्क पे जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं अपना आराम से कि अब ठीक है, अब क्या करें, छोड़े, आएगी कॉल तो देखेंगे. सो टू मेक श्योर कि वो एंगेज करें प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो एक्टिव रहें, सो वी हैव क्रिएटेड अ कैंडिडेट वर्जन, और उसकी एक ऐप भी बन रही है. तो उसमें क्या करना है आपको, व्हाट यू कैन डू इज, उसके 3 फीचर्स हैं. वन, एक तो आप उसमें अपना एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बना सकते हो. आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स डालनी है और फिर आपको टेम्पलेट्स बन के आ जाएंगे. यू कैन चूज विच एवर यू वांट टू यूज. ठीक है. सेकेंड, आप उसमें अपना रिज्यूम का स्कोर चेक कर सकते हो, एटीएस स्कोर. थर्ड, आप उसमें मॉक असेसमेंट्स कर सकते हो फॉर वट एवर पोजिशन यू आर लुकिंग फॉर और अप्लाइंग फॉर. आप उसके लिए उसमें मॉक इंटरव्यूज अवेलेबल है आपके लिए, एआई फ्रेंडली. तो आप उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस असेसमेंट्स बेसिकली. एंड देन फोर्थ थिंग इज, जैसे आपका प्रोफाइल एक्टिव होगा और जैसे ही आपकी प्रोफाइल से मैचिंग एक जॉब आएगी, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, दिस जॉब इज मैचिंग योर प्रोफाइल, चेक द जेडी एंड अप्लाई. सो वो भी एक ऑप्शन रहेगा. सो ये कुछ फीचर्स हमने बनाए हैं. सो आई थिंक इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट्स. एंड अगेन, इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन फ्यूचर वंस इट इज लाइव. इट इज कमिंग लाइव सून. सो वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी बजट फ्रेंडली, क्योंकि हमें पता है, मैं भी एक जॉब सीकर रह चुकी हूँ, तो हमें पता है कि हमारे पास पॉकेट में कुछ नहीं होता है फ्रेशर्स के. तो हम इसको बहुत ज्यादा लाइक 100 रुपीज 200 रुपीज पर मंथ वाला ही रखेंगे फॉर फ्रेशर्स. एंड देन based on the level of experience it will increase to like 400 or 500, क्योंकि obviously अगर आप एक हाई लेवल डेवलपर हो तो आपको ज्यादा हाई लेवल असेसमेंट हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो that would cost something. So accordingly we will have to keep the cost. ओके। सो एक बहुत पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन के अंदर, वो मेरे दिमाग में है अभी भी. सो द क्वेश्चन वाज समथिंग कि एक डेवलपर है जिसकी एज है अप्रोक्सीमेटली 40-45 के आसपास, और अब उसको अप्लाई करना है, बट जो उसका एक्सपीरियंस है ना वो 3-4 साल का ही है, राइट? मे बी उसने लेट स्टार्ट करा या फिर किसी भी वजह से उसने जो प्रोफाइल चेंज करा. सो अब जब वो कहीं अप्लाई कर रहा है, सो क्या एचआर ऐसा सोचता है कि जो मेरी बाकी टीम है वो सारी 20-22-25 के साल साल के आसपास की है उनकी एज, और जो वो वाला कैंडिडेट है वो 40-45 है? सो मतलब ऐसा ना लगे कि यार चाचा जी बैठे हैं सबके साथ में. सो क्या ऐसा फर्क पड़ता है इस चीज में? एचआर सोचता है ये चीज को लेके कि यार कैसे करना चाहिए? ऐसा होता है?
कहीं ना कहीं इसका फर्क तो पड़ता है, देखो मतलब आई नॉट लाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ आप देखोगे ना, यंग जनरेशन है ना, वो कंफर्टेबल ही नहीं होती है काम हम्म करने में। तो उनको लगेगा यार अब इनको, इनसे इन्हीं भी सिखाओ, अब इनसे ये बात करो, एंड देन वो कंफर्ट जोन उनका बन नहीं पाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ अगर आपने सोच लिया है कि इसको हम्म लेना ही है, अगर हम्म आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी आप एक 45 ईयर्स की टीए आर्किटेक्ट हायर करी है अपनी टीम में। ओके सो टीए मैनेजर, सो शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग रियली वेल। सो वो पूरा एकदम से 13 ईयर्स के करियर ब्रेक के बाद वापस आई है, ठीक है। ओ एंड देन मेरी जो बाकी सारी टीम है ना, दे आर इन ट्वेंटीज एंड शी इज इन 40, ठीक है। हम्म बट पहले हमने बहुत सोचा कि नहीं यार, नहीं रहने देते हैं, पता नहीं कैसे होगा, हाउ विल टीम टेक इट एंड एवरीथिंग। हम्म बट देन हमने धीरे धीरे जब व्हेन वी सॉ द ज़ील इन दैट लेडी कि यार नहीं, उसको करना ही है, तो हम्म हमने फिर उनको हायर किया, लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट देन द वे शी जेल्स अप विद एवरीबॉडी, वो पुशअप लगाती है यहाँ पे टीम के साथ, ओके सोचो। सो सो मतलब एवरीथिंग इज टू वे, मतलब एज को कोई नंबर नहीं है। बट देन अगर वो बंदा आपको ये मतलब वो बंदा कह रहा है कि वो कर लेगा टीम के साथ मैनेज, और मतलब एवरीवन इज लुकिंग अप टू हर। मुझे पता है कि अगर आज मैं ऑफिस में नहीं हूँ ना, तो शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई शी कैन बी अ गो टू पर्सन ओवर है। मतलब वो ओके इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, सो प्रोफेशनल। आई मीन मुझे पता है कि शायद एक्सपीरियंस और मार्केट वैल्यू वो थोड़ा भूल गई होंगी इतने टाइम में, बट देन कुछ चीजें, उनका एक्सपीरियंस, उनका सोचने का तरीका, उनका प्रोफेशनलिज्म, सो आई थिंक हम आज मिस करते हैं ना आज की जनरेशन में, वो हमें वहीं से मिल के आता है। एंड देन शी इज सेटिंग काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फॉर द होल टीम। सो अगर हम ये एक चांस लेंगे ना, तो आई थिंक everyone should give it a try once in a while. ओके There are always exceptional cases. Yeah. ठीक है बट हाँ, तो इशू आता है, और एचआर बहुत सोचते हैं कि हमें ये नहीं हायर करना चाहिए, दे आर ऑलवेज सेकंड थॉट्स। ओके सो बहुत बार जब लोग डेवलपर्स होते हैं ना, सो क्वेश्चंस हम आपस में कुछ भी डिस्कस करते रहते हैं, तो हम लोग ना बड़े कुछ सोचते हैं एचआर के बारे में। फिर एचआर कैसे से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत अजीब से, जैसे कि भाई वाई शुड यू हायर यू, भाई पैसे चाहिए, आप लोगों को काम चाहिए, हमें पैसे चाहिए तो हायर कर लो। डेवलपर्स थिंक लाइक दिस। तो भाई ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हाँ कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि 5 साल के बाद हाँ कहाँ देखते हो। अब फनी वे में भाई दूसरी कंपनी में देखेंगे, 5 साल बाद छोड़ दूंगा मैं इसको। हाँ। ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं एचआर? एक्चुअली वो लोग ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि पहली बात तो उनके पास शायद क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ओके ओके ओके, जोक्स अपार्ट, ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं कि एक तो इसके एक्चुअली ना, आप देखोगे हर इस क्वेश्चन के ना हर कोई आंसर दे रहा है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इसको ऐसे आंसर देना है। तो वो जो रटे हुए आंसर है ना गूगल वाले, वो सबको पता है, नहीं पता है चार को। तो हम्म हम एक वो डिफरेंट आंसर जानना चाह रहे हैं आपसे, और जो भी आ रहा है इंटरव्यू देने, कि आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये सिंपल क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ओके अब इट्स अप टू यू हाउ आर यू टेकिंग इट, बट इट इज एक्चुअली अ ट्रिकी क्वेश्चन। और जब बंदा अपने आप को उस चीज में एक्सप्लेन करता है ना, तो हमें पता चलता है कि शायद एक चीज आप देखोगे कि वेन एवर समबडी कम फॉर द इंटरव्यू, हम्म तो कुछ चीजें हैं जो उस बंदे की हाईलाइट होती हैं। जैसे हम्म एक रूम में एंटर किया हो, हम्म तो एक ऑरा, कैसा ऑरा वो अपना क्रिएट कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हम्म कैसे आके उसने हमें ग्रीट किया, हाउ इज ही और शी ड्रेस्ड अप, ठीक है, हम्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ होता है कि एकदम से बिल्कुल ही एकदम कैजुअल अजीब से कपड़े पहन के आ गए, और हम्म बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली तो मुझे कैसा लगेगा यार कि शायद मुझे तो इंटरव्यू लेना भी है कि नहीं है। तो हम्म प्रोफेशनलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इफ यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड अप, अच्छे से आगे आपने ग्रीट किया, मे आई सेड हाउ आर यू टुडे, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो इफ समबडी स्टार्टिंग लाइक दैट, तो हमें भी लगता है यार काफी अच्छा बंदा है। सो इंटरेस्ट, एक वो शुरू के 2 मिनट में ही ना बंदा अपनी तरफ एक अट्रैक्ट कर लेता है एचआर को, और एक वो ऑरा क्रिएट कर लेता है अपना। सो ओके उसके बाद क्या होता है, सैलरी वैलरी सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है, इफ योर ऑरा, द वे यू एंटर, द वे यू ड्रेस अप, एंड your communication. If these are the few things you are standing out, then I don't think any recruiter would think of giving you, think second time to give you a chance. वो एक बैट तो जरूर लेंगे आपके ऊपर कि यार इतना बढ़िया बंदा है, इतना सिंसियर है, इतना प्रोफेशनल है, एक चांस इसके बाद बनता है।
देते हैं यार, करते हैं ट्राई, आई थिंक कर लेगा, थोड़ा सिखाना पड़ेगा, ट्रेनेबल लग रहा है, ट्रेन कर देंगे, कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट रहता है ओके। रिक्रूटर्स का। सो कभी ऐसा हुआ है कि किसी कैंडिडेट के साथ कलेश ही हो गया हो कि यार किसी वजह, किसी बात को लेके, कम्युनिकेशन के लेके, या फिर उसको ज्यादा वेट करवा दिया और वो उसको गुस्सा आ गया हो, या फिर आपको गुस्सा आ गया हो, ऐसा कभी हुआ है? एज सच तो आई डोंट थिंक कभी हुआ है, क्योंकि हम तो मेक श्योर करते हैं कि कोई आए, इंटरव्यू दे और चला जाए, सबका टाइम कीमती है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम अगर वॉक इन भी करते हैं ना, और कोई बीच में से कॉल कर लिए पूछने के लिए लोकेशन, और हमें लग रहा है कि नहीं होगा, तो हम आधे रास्ते में, कोई बोलते हैं ना मैं आधे रास्ते में हूँ, तो हम वही इंटरव्यू लेके उसको बता बता देते हैं कि भाई प्लीज डोंट कम, इफ द पोजीशन इज क्लोज और समथिंग लाइक दैट, हम बोल देते हैं कि बेकार में आएगा फिर, यू नो, वो मोरल डाउन। मेरा तो क्या होता है यार, अगर मैंने इंटरव्यू लिया ना किसी का, तो आई मेक श्योर कि आई एम गिविंग देम अ फीडबैक राइट अवे, कि अगर मैं नहीं भी ले रही हूँ ना, तो मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए क्या करना है। कुछ लोग ओके। आते हैं ऐसे करके, तो ऐसे कुछ कलेश तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं। ओके। सो एक चीज होती है, हाइक इंक्रीमेंट डेफिनेटली सबको चाहिए होता अच्छा है। हाँ, एक फनी हम्म। इंसिडेंट बताती हूँ उस नोट हाँ। पे। एक दिन हमारे ऑफिस में कैजुअल डे था, तो हम्म। सारे लोग पजामा और चप्पल पहन के आए हुए थे। हम्म। तो उस दिन एक लड़की इंटरव्यू देने आ गई। हम्म। अब वो आई, तो फिर उसने सबको चप्पल वप्पल में देखा, तो वो हम्म। अपना, उसको लगा पता नहीं, मैं कहाँ आ गई हूँ। फिर उसने कहा वहीं से ही थोड़ा रिजेक्शन रिजेक्शन हो गया था वहीं से, क्योंकि वो भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गई, यार पता नहीं कैसी सी हम्म। कंपनी है। हम्म। फिर उसने जाके रिव्यूज डाले हमारे गूगल पे, what an unprofessional company, and then their HR was wearing chappals and pajamas and cartoon t-shirt. So अच्छा। uh, I would not want to join this kind of company. I was like, oh God, what kind of people are these? मतलब पूछ लेती ना, अब सब लोग अगर ऐसे आए हुए हैं तो कुछ रीजन भी तो हो सकता है ना। राइट। तो ये इंसिडेंट था। तो फिर उसने वो रिव्यू वगैरह डाला, बहुत बहुत इलेबोरेट करके, इतना लंबा रिव्यू डाला उसने कि चप्पल पहन के घूमता है इनका एचआर को के। अच्छा। हाँ। ओके। अच्छा, इंक्रीमेंट्स वगैरह होता है कंपनीज के अंदर, सो किस, हम्म। क्या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं? कुछ एचआर का रोल होता है इंक्रीमेंट में, मैनेजर का ही होता है, बजट का क्या सिनेरियोज होते हैं इंक्रीमेंट के सो बेसिकली? या सो हर कंपनी का एक ऑलमोस्ट क्वार्टरली बजट निकलता है कि हम्म। अब हम ये बजट निकालेंगे। हम्म। कुछ तो बेसिकली हायरिंग रिक्वायरमेंट बेसिस पे होती हैं, बट देन अप्रेजल्स जो होते हैं वो बजट के अकॉर्डिंगली होते हैं। अबाउट इफ सम कैंडिडेट इज वर्किंग ऑन द क्लाइंट्स प्रोजेक्ट, तो वो तो क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग ही होता है कि क्लाइंट कितना, हाँ, इंक्रीमेंट दे रहा है, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट उसको जाता है। व्हाट वाज द परफॉर्मेंस लाइक, क्लाइंट से परफॉर्मेंस लिया जाता है, परफॉर्मेंस फीडबैक। तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग, एंड देन अगेन कल्चरल एंड बिहेवियरल, हाउ आर यू टॉकिंग एंड बिहेविंग विद अदर peers ऑफ yours, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। if you're a टीम प्लेयर और नॉट, एचआर के साथ कैसा आपका बिहेवियर था। कुछ लोग इतना बैश कर देते हैं एचआर को कि 4 दिन हो गए मैं रिप्लाई नहीं कर रही हो आप। हम्म। तो मतलब थोड़ा सा एक वे ऑफ टॉकिंग होता है। अब जो लोग इस तरीके से बात करते हैं, हर चीज कंसिडर होती है। तो कुछ लोग थोड़ा अगर बैच बैच कर रहे हैं, तो एचआर उसका फीडबैक ऐसे देती है। जब भी मैं इससे कॉल करती हूँ, मुझे इससे कॉल ही नहीं करनी है, एचआर आके बोलती है ये तो अच्छा। अड़ जाती है, बहुत जिद करती है, ये तो बात ही नहीं सुनती है, ये तो ओके। ऐसे करते हैं। तो everything is considered while during the appraisal. So budget, yes, the performance, dependency, and how well did you do throughout the year. So everything is considered, and then the appraisals are given accordingly. और ऐसा नहीं है, हम मतलब हर कंपनी को ऐसा नहीं कि आपको 4%, 6%, 10% भी ही देना है। कंपनीज 50%, 100% अप्रेजल भी देती हैं, हमने भी दिए हैं, जब हमें लगता है यार इस बंदे के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत है। और कुछ लोग जो ऑफर लेटर देके आ जाते हैं कि यार मिल गया तो जा रहे हैं, या फिर रोक लो। एंड देन इफ दे हैव क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ डिपेंडेंसी कि नहीं भाई इसको तो रोकना ही पड़ेगा, देन yes, sometimes we have to make consider a few things as an exception, but then usually appraisals जो होते हैं वो बजट के हिसाब से ही किए जाते हैं कि इतना ही बजट है, और इसके हिसाब से how did the company perform and how did you perform throughout the year. ओके। नाइस। सो एक बार क्या हुआ, सो आई वाज सिटिंग विद माय कजन्स, और देन मेरी एक छोटी कज़न है, सो ऑलमोस्ट हम लोग बड़े हैं, बट वो तो अभी कॉलेज से पास आउट करा है, एंड शी इज़, उसने एमबीए वगैरह करा है।
तो वो कह रही थी कि मुझे एचआर में करनी है। उसकी सेकंड दो लाइन होती है कि मार्केटिंग एंड एचआर, ऐसा कुछ तो था उसका कॉम्बिनेशन। सो देन उसने बोला कि भैया मैं एचआर के लिए क्या प्रिपरेशन करूं, एंड वन ऑफ माय कजन सेड कि यार तू पहले रंगोली बनाना सीख ले। तो ये क्या, ये सही में ऐसा होता है कि हर एक भाई अच्छा रंगोली बनाता है क्या? इवन मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं 5 साल से ऑफिस नहीं गया हूँ, मैं इससे पहले इन्फोगेन के हम्म। अंदर था। सो वहाँ पे मेरा वर्क फ्रॉम होम था, और अभी मैं ओरेकल के अंदर हूँ 2-3 साल से, तो यहाँ पे मेरा वर्क फ्रॉम होम है। ओरेकल का तो even मेरे पास आई कार्ड भी नहीं है, अगर कोई मेरे से पूछ ले तो मैं कुछ प्रूफ भी नहीं दे सकता भाई सैलरी स्लिप के अलावा। तो ओके। ये क्या मतलब चीज बनी हुई है कि हर कोई बोल रहा है यार एचआर है तो भाई बस रंगोली ही बनाता होगा, फंडू फ्राइडे करवाता होगा, कुछ काम ही नहीं है। क्या काम होते हैं भाई एचआर के पास, हमें भी बताओ, लोगों को भी पता चलना चाहिए। भाई डेवलपर्स पहले तो आप अपने घर से निकलिए, बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, ऑफिस जाइए, क्या हो रहा है दुनिया में, ऑफिस में क्या हो रहा है आप थोड़ा देखो। घर बैठ के परसेप्शन मत बनाओ चार नहीं यार रंगोली देखो, बना रहे हैं। मुझे जिस दिन महीने ऑफिस बुलाएंगे मुझे महीने सबसे में पहले मौत आएगी, मैं नहीं जा सकता ऑफिस, मैं घर पे बढ़िया हूँ भाई, बस महीने मुझे में बताओ। एक बार डेवलपर्स पिंग करते हैं एचआर को, मेरा अप्रेजल कब होगा, मेरी सैलरी आ रही है, ये आज इस बार सैलरी लेट की हो गई है 2 दिन। और ये बस ये एचआर के बस साल में एक मेरे ख्याल से 4 पिंग आते होंगे। वरना तो एचआर को कोई मतलब, सॉरी डेवलपर्स को कोई मतलब नहीं है एचआर से। नहीं तो हमें कोई आप मतलब नहीं डेवलपर्स तो होता। बात ना ही करें एचआर की। बस डेवलपर्स को अपना प्रोजेक्ट चाहिए और अपनी सैलरी टाइम पे चाहिए, और कुछ मतलब नहीं है उनको कंपनी में क्या हो रहा है। और और पता है हमने जब कोविड टाइम था हमने टीम एंगेजमेंट के लिए वो कराने लगे थे हम लोग वर्चुअल मीटअप्स मंथली। कुछ एक्टिविटीज गेम्स की कूपन्स मिलेंगे, वाउचर्स मिले थे हम लोग विनर्स को। इतनी मौत आ रही थी ना सबको वो ज्वाइन करने में 1 घंटा। तो सबको ये लगता था यार बहुत काम है हमें, प्रोजेक्ट में बहुत काम है, हमें छोड़ दो। मतलब यार 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो आप महीने में, इतना भी क्या काम है। नहीं, ये फैक्ट है, मतलब पता है इतना। डेवलपर्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि ना हमें बहुत मौत आती है भाई। हमें बोल देना कोई कि कुछ ज्वाइन करना है, वैसे कोई नॉर्मल वेबिनार भी, यार हम भाई हमें हमारा काम करना हाँ है, या फिर ज्वाइन करके हाँ। काम करते रहेंगे साथ के साथ। ये भी करते रहते हैं राइट। हम लोग। ये कॉल चल रही है साइड में, कुछ ज्वाइन करके छोड़ दिया, बस बैठे हुए हैं लेकिन कोई एंगेजमेंट नहीं है, कुछ पूछ भी लो तो म्यूट पे बैठे हुए हैं। कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो बस बैठे हुए हैं ना, उन्होंने बस प्रेजेंट लगाई है, इन्वॉल्व थोड़ी ना है वो उस एक्टिविटी में। सो वैसा है। बट जोक्स अपार्ट, एचआर सिर्फ रंगोली नहीं बनाते, बट यस कंपनीज में जब भी रंगोली बनती है तो मोस्ट ऑफ एचआर बनाती हैं। ये भी ट्रू है। क्योंकि बाकी टीम बहुत बिजी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मोस्टली एचआर जो होती हैं वो थोड़ी क्रिएटिव होती हैं। 80% एचआर। और आजकल तो मेल भी आने लग गए हैं एचआर में मोस्टली, अब फीमेल ही नहीं, अब मेल एचआर भी होने लग गए हैं, तो वो तो रंगोली नहीं बनाते हैं बट वो बाकी डेकोरेशन कर लेते हैं। नहीं मोस्टली मैंने ये देखा है जो एचआर होती हैं वो लड़कियां क्यों होती है, बाकी सारे प्रोफेशन के अंदर मुझे लगता है कि लड़के मिल जाएंगे, मोस्टली ज्यादा ही होते हैं लड़के, डेवलपर्स में यस। भी ज्यादा होते हैं। राइट लड़कियों में राइट। एचआर ज्यादा क्यों होती हैं? यार पहले ना ये परसेप्शन था कि ये जो डोमेन है ना ये थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड है, तो ये लोगों का परसेप्शन था। बट देन अब शायद लड़कों ने थोड़ा मैन अप करना स्टार्ट किया है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एचआर बन सकते हैं। तो हम्म। अब आने लगे हैं लोग, एचआर करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे लड़के, वो उनकी प्रॉब्लम है, लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां को लगता है कि ये थोड़ा सा रेपुटेड जॉब है, सब लोग आगे हाँ जी करेंगे, और एकदम रिस्पेक्टफुल वाला जॉब होता है, सब मैम मैम करके पीछे घूम रहे हैं, तो थोड़ा लड़कियों को लगता है यार मेरे को वो वाला वाला चाहिए, तो इसलिए लड़कियां मोस्टली एचआर बनती हैं। लड़कियों को बनने का रीजन ये होता है एचआर। बाकी लड़के अब आने लगे हैं, उनको भी लगता है कि हम भी एचआर बने, ऑपरेशंस में जाएं। एक्चुअली एचआर के ना बहुत सारे वर्टिकल्स अब नए खुल के आए हैं, तो लोगों को पहले पता नहीं था, लाइक एचआर एनालिटिक्स और भी एचआर के बहुत सारे वर्टिकल्स है जिसमें आजकल लड़के अप्लाई करने लगे हैं, अपार्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड ऑपरेशंस। सो एचआर फाइनेंस, so these things are also people considering. मुझे एक रीजन ये भी लगता है कि लड़कियों को एचआर क्यों रखा जाता है। क्योंकि ना लड़के लड़कियों के सामने पैसे की बात नहीं करते, ज्यादा सैलरी नेगोशिएशन नहीं करते। एक बार सैलरी बता दी कि ठीक है भाई चलो यार कर लो, थोड़ा बहुत होता है ज्यादा नहीं। लड़का होगा तो भाई करेंगे नहीं भाई घर ही नहीं चल रहा इतने में तो हमारा, हम इतने में नहीं और पैसे दो, ऐसे ही पूछना शुरू कर देंगे। राइट। तो एक्चुअली वही होता है ना, वो थोड़ा ब्रोकोड हो जाता है लड़कों के बीच में, फिर वो बोलते हैं भाई करा देना यार, करा दे तो करा देगा ना यार, भाई ने अपना वो वाला अप्रेजल वाला। तो और लड़के ना थोड़ा सीक्रेट्स नहीं रख पाते, ये थोड़ी सीक्रेट वाली जॉब है, लड़कियां भी नहीं रख पाती वैसे तो, बहुत समझाना पड़ता है एचआर को कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल, नॉट सपोज टू टॉक अबाउट दिस आउटसाइड। सो वो थोड़ा सा बताना पड़ता है, बट देन वो ये कि हाँ मतलब
एचआर सबका सुनती भी है गाइस, प्लीज। वो सबके रोने दुखड़े बैठ के, मतलब सब लोग उसके पास रोते हैं, ऐसे हुआ मेरे घर में, ये हो गया, मेरे को इसलिए चाहिए, इसलिए मुझे इतना अप्रेजल दे दो, मेरा खर्चा नहीं निकल रहा है। वो करते हैं, अभी भी होता है, सब एचआर के सामने ऐसा होता है, एंड एवरीवन लिटरली क्राइज इन फ्रंट ऑफ एचआर। सो शायद वो कंसोल करने के लिए लड़कियां बेटर होती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको लड़कियां बेटर कंसोल कर पाती हैं। ओके, दो कैंडिडेट है, स्किल सेट वगैरह सब कुछ सेम है, सैलरी वैलरी भी सबका, एक है मैरिड एक है अनमैरिड। सो आप किसको हायर करोगे? हम्म। मतलब कुछ ऐसी चॉइसेस होती हैं कि भाई ठीक है कि यार मैरिड लोग सही रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, या फिर नहीं यार ये अनमैरिड ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर लेगा, किच किच नहीं करेगा, शाम को ही घर पे पहुंचना है। तो कैसे आप, अगर ऐसा कुछ हो कि भाई सब कुछ सेम है, सैलरी भी दोनों की सेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम है, स्किल सेट सेम है, सब कुछ सेम है, बट दो ऑप्शन है, तो आप किसको चूज करोगे? हम्म। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, मुझे कोई ना हायर करे तो मेरा भी दिल दुखेगा, बट देन यस ऑब्वियसली 90% ऑफ द टाइम पीपल ऑलवेज चूज द सिंगल वंस, बिकॉज वो ज्यादा टाइम एंड डेडिकेशन दे पाते हैं। ऑब्वियसली ऑल मैरिड पीपल आर समहाउ समवेयर, उनका माइंड डाइवर्टेड रहता ही है, बिकॉज दे हैव अ फैमिली बैक इन देयर। क्योंकि अब मैं भी आपके साथ में पॉडकास्ट कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा है मेरी डॉटर क्या कर रही होगी, ठीक है, तो उस तरीके की चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, एंड देन आई वांट टू गो जल्दी से घर पे। फिर घर जाके भी मेरे को अगर थोड़ा काम करना होगा, मीटिंग लेनी होगी, तो फिर मुझे लगेगा रात को आप मुझे 10 बजे बोलोगे, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और मुझे कभी 10 बजे मीटिंग लेनी पड़ जाए, एंड आई हैव अ डॉटर स्लीपिंग बिसाइड मी, तो मुझे कभी कभी लगेगा कि यार क्यों लेनी है यार, मैं क्यों करूँ काम। तो एज एन एम्प्लॉय वो सबको चीज आती ही है। बट देन इफ यू आर सिंगल, तो क्या कर रहे हो आप अकेले, तो घर चार लड़कों के साथ रह रहे हो, या फिर लड़कियां पीजी में रह रही हैं चार लड़कियों के साथ रह रही हैं, तो उनको क्या करना है, वो ले लेंगी। अगर यू जस्ट हैव टू गिव देम अ गुड कॉम्पेंसेशन या इंसेंटिव कि भाई आप ये करोगे तो आपको होगा। तो मतलब मुझे लगता है कि सिंगल वाले जो लोग होते हैं ना, वो एनर्जेटिक होते हैं। मैं भी जब सिंगल थी तो मुझे ये होता था कि आई एम ऑलवेज अप फॉर ओटी इफ यू आर रेडी टू कॉम्पेंसेट इट, I'm always up to do extra work if you're ready to compensate it. So, yeah. I mean, I think वो चीज सिंगल लोगों में थोड़ा ज्यादा ये होती ही है, ज्यादा नहीं, मैरिड लोग भी ऑब्वियसली कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस कहीं ना कहीं आता ही है। ओके, सो व्हाट यू चूज, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस? I think both. I would say hybrid would be a better option. क्योंकि यू नो जो काम होता है वो तो ऑफिस में ही होता है, घर में तो कोई काम नहीं होता है। लाइक अगर आप 8 घंटे लैपटॉप पे हो, तो उसमें से 2 ही घंटे की प्रोडक्टिविटी निकलती है, क्योंकि आपका बाकी टाइम जो दिमाग है वो सिर्फ किचन में है, खाने के ऊपर है, सामने टीवी भी चल रहा होता है, साथ में कुछ ना कुछ आ रहा होता है खाने के लिए, और यस, एंड देन बार बार गेट भी खोलना पड़ता है, कभी कोई आ रहा है घर में, बेल बजती रहती है, फोन बजते राइट, रहते हैं। सो राइट, यू विल ऑलवेज बी डिस्ट्रैक्टेड एट होम, सो यू कैन नेवर फोकस। ठीक है, मुझे लगता है कि एक जो प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम सेटअप है ना, वो कुछ ही लोगों ने बनाया, आपने बनाया, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं 5 साल से। मेरा ऑलमोस्ट सेटअप है, बट हाँ ये चीजें डिस्ट्रैक्शन होती होती है, मेरा मन करता है कभी ऑफिस टाइम में वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ मैं। राइट, सी। सो होता है। ऐसा तो कोई भी नहीं करता जो प्रॉपर घर से बैठ के प्रोडक्टिविटी दे रहा है। लेकिन हाँ, आप राइट। ऑफिस में आओगे, ऑफिस में प्रोडक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रही कि ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कॉफी ब्रेक्स होते हैं, चिट चैट्स होती हैं, बात हो रही है साथ में बैठ के, तो यहाँ भी आधी प्रोडक्टिविटी है। पर अगर घर में 2 घंटे, तो यहाँ पे 4 घंटे प्रोडक्टिविटी फिर भी निकल जाएगी। राइट, लेकिन या सो मुझे लगता है कि मुझे तो ऑफिस से काम करना ज्यादा पसंद है। और क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मैं अपना पूरा लाइक कंप्लीट कंसेंट्रेशन से आई कैन फोकस ऑन एनीथिंग, और मेरी जो प्रोडक्टिविटी यहाँ निकलती है ना, वो घर से कभी भी नहीं निकल सकती। कभी, मैं तो घर में सोती रहती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं बैठती हूँ, कभी भी मैं टेबल पे बैठ के काम ही नहीं कर सकती हूँ। आई ऑलवेज सिट ऑन बेड विद अ टेबल, एंड देन धीरे धीरे वो साइड में होती है, फिर लैपटॉप साइड में रखा जाता है, फिर ब्लैंकेट ओपन होता है, फिर वो धीरे धीरे आई स्लीप। सो दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी लिटरली, आई थिंक सब यही करते हैं वर्क फ्रॉम वाले, राइट। इसीलिए अच्छा, उनको ऑफिस नहीं आना है। हाँ बट मेरा मेरा कंसर्न रहता है कि मुझे ट्रैफिक से बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं जा उफ, सकता भाई ट्रैफिक में, बस मुझे, मेरा सबसे बड़ा कलेश अच्छा, यही है। हाँ, मुझे ले जाओगे ऑफिस में, बस मुझे टेलीपोर्ट करवा दो, मैं कर लूंगा वहां से काम। ओके। अच्छा, एचआर क्या, तो हाँ आप कुछ पूछ रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तो आपको ऑफिस में ही एक ऊपर कमरा दिलवा देते हैं।
अगर ओरेकल वाले देंगे तो मजा आ जाएगा, वहां तो जिम भी है। उनका तो खुद का जिम भी है, फिर तो मजा आ जाएगा। बट हाँ, तो एब्सोल्युटली। देन एक चीज है, वीडियोस नहीं बना पाऊंगा मैं वहां पे, और वो शायद चीज अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। हम्म। ओके। सो क्या एचआर लिंक्डइन से सही में हायरिंग करते हैं अच्छी खासी, या फिर थोड़ी बहुत ही चल रही है कि ठीक है कि 50 हायरिंग कर रहे हैं, so उनमें से एक दो लिंक्डइन से कर ली, या फिर ठीक है अच्छी खासी होती है वहां से भी? नहीं, आज के टाइम पे इफ यू टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, हम्म। तो मैक्सिमम कंपनीज आर एक्चुअली हायरिंग थ्रू लिंक्डइन, क्योंकि वहां पे आपको फ्रेश टैलेंट मिलता ही मिलता है। क्योंकि नौकरी पे बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं वो पैसिव हो जाती हैं, नौकरी हायर्स और दीज जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। सो इसमें इसके जो फिल्टर्स है ना, वो भी इन हम्म। लोगों का भी दिमाग चलता है पीछे से। हम्म। जैसे अगर सेम फिल्टर आप लगाओगे अपनी लोकेशन से और सेम फिल्टर मैं लगाऊंगी अपनी लोकेशन से, तो हम दोनों को अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स दिखेंगे, सेम कैंडिडेट नहीं दिखेगा हम लोगों को। सो ये इनके पीछे ही एल्गोरिदम चल रही है। तो लेकिन लिंक्डइन पे ना एकदम बढ़िया बंदा आपको मिल सकता है, एकदम एक्टिव। तो हम तो मोस्टली हायरिंग जो है ना, हम ट्राई करते हैं कि लिंक्डइन के थ्रू ही आए, क्योंकि एक तो बंदा कन्वर्सेशनल होता है, हमारी बात भी कर सकते हो आप बंदे से एकदम से। चाहे हम्म। मतलब आप उनको टेक्स्ट कर सकते हो कि ये कर लो, और आप पूरा उसका प्रोफाइल चेक कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एकदम अप टू डेट बना के रख रहे हो। सब उसमें डालो, आपने क्या किया है, क्या सर्टिफिकेशन क्या है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, सब कुछ। एंड डू नेटवर्किंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोफाइल तो अच्छी बना ली पर कनेक्शन है दो। थोड़ा ओ। क्रिएट सम कनेक्शन, 500 600 कुछ तो बनाओ, मतलब कनेक्ट विद हम्म। पीपल, फॉलो अप योर पीपल, कुछ तो आपका गोल होना चाहिए लाइफ में। तो इससे आपकी एक पर्सनैलिटी दिखती है कि रिक्रूटर वुड ऑलवेज चेक योर एक्टिविटी ओवर लिंक्डइन। व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट आर यू लाइकिंग, ठीक है, ओके। व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट आर यू कमेंटिंग ऑन, एंड व्हाट काइंड ऑफ कमेंट्स आर यू डूइंग। अगर आप सिर्फ उस तरह की पोस्ट लाइक कर रहे हो, टॉक्सिक वर्क कल्चर और ऐसे कर दिया कंपनी ने, ले ऑफ्स, और मतलब सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव पोस्ट, जो भी लोग अपनी कंपनी के बारे में नेगेटिव डाल रहे हैं, इफ यू आर लाइकिंग ओनली दोज काइंड ऑफ पोस्ट, देन इट वुड लीड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। तो राइट। रिक्रूटर को ये लगेगा कि ये सही बंदा नहीं है कंपनी के लिए। सो इससे भी फर्क पड़ता है कि आप कैसा अपना कनेक्शन और नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो और किस तरीके की पोस्ट पे कमेंट और लाइक कर रहे हो। सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं somebody is always watching you. राइट, फिर उनको आपको ऐसा भी लगता होगा ना कि यार जो सेम नेगेटिविटी यहाँ फैला रहा है मेरे उसमें जाके तो वैसे ही करेगा ये। एग्जैक्टली। राइट। सो वो सबको यही लगेगा कि उसको तो पहले टॉक्सिक वाला माइंडसेट है ना। तो हर बार कंपनी कैसे गलत हो सकती है, कहीं ना कहीं बंदा भी तो गलत हो सकता है ना। कि एक बंदा है, वो हर 6 महीने में स्विच मार रहा है, हम्म। कंपनी सपोर्टिव नहीं थी, कंपनी हम्म। सपोर्टिव नहीं थी, पेयर सपोर्टिव नहीं थे, मेरे को यहाँ पे ये नहीं मिला, मेरे को वहां पे वो नहीं मिला। हर कंपनी का डिफरेंट रीजन। तो ऐसे कहते हैं कि कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है, सब जगह कोई भी सपोर्टिव नहीं है। सो प्रोबेबली राइट। योर एक्सपेक्टेशंस आर रियली रियली हाई, आप कहीं पे फिट ही नहीं हो पा रहे हो। So हम्म। somewhere you will have to compromise, right? राइट। सो जब जो इंटरनल जॉब हायरिंग होती है, सो वो आप लोग करते हो, मोस्टली एचआर करते हैं? So most of the companies does it. I mean, it is given the opportunity, but it's up to you how well you are able to upgrade yourself. आप upgrade कर लो, अपने आप को prove करो, and then definitely कौन कंपनी नहीं लेना चाहिए, किसको क्यों चाहिए बाहर से हायर करो। अगर वो अपना बजट फ्रेंडली रिसोर्स इंटरनली मूव करके अपनी हम्म। हायरिंग को फिल कर सकता है, तो क्यों नहीं। So every company supports this, and I think this is a very good opportunity for every individual कि अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके काबिल खुद बन के दिखाओ, राइट। एंड देन पुरानी जो भी आपकी रिफिल है उसमें हेल्प करो, अपनी केटी दो जो भी पुरानी पोजीशन थी जिससे आप जा रहे हो। एंड देन यू हैव टू बी कंप्लीटली सपोर्टिव थ्रू आउट। ओके। सो कभी ऐसा होता है कि आपको किसी एक एम्प्लॉय ने रेफरेंस दे दिया हो कि यार ये मेरा फ्रेंड है, जॉब देख रहा है, और आपको उसी कैंडिडेट की मतलब उसी स्किल सेट की जरूरत भी है, देन आपको लगता है कि स्किल सेट में कोई तो इशू है, बट ड्यू टू जस्ट रेफरेंस की भाई ठीक है रेफरेंस है कर लेंगे एडजस्ट यार, रख लेते हैं, ऐसा कभी हुआ है, ऐसा होता है? कुछ आपको रखने पड़ते हैं फ्रेंड्स फेवर के चक्कर में, कभी 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 यस लेना पड़ता है। बट आई थिंक कभी भी वी शुड नॉट मिक्स बिजनेस एंड फ्रेंडशिप। लाइक किसी बंदे के साथ को दो चीजें नहीं करनी चाहिए, जो मैंने सीखी है किसी से। हम्म। सो क्योंकि वो हमेशा मैचअप होता ही होता है। रिलेशन बिजनेस दो चीज अलग ही रखनी चाहिए हमें। ये गलती हमने की है पास में, बट
गोइंग फॉरवर्ड हमने ये डिसाइड किया कि ये दोबारा कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं रिलेशन अफेक्ट होता ही होता है। आप ले लो आज के टाइम में, लेकिन जब वो बंदा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, आप कब तक उसको सैलरी दोगे, कब तक सिखाओगे? ठीक है। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर आता ही आता है। सो आई डू नॉट रियली सपोर्ट दिस कि फेवर के ऊपर करो, या तो यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट कि यार इंटरव्यू प्रोसेस होगा। आज के टाइम में मेरे बहुत फ्रेंड्स मेरे को सीवीज भेजते हैं कि इसको लगवा दे मेरे भाई को, मेरी बहन को। तो आई जस्ट टेल देम कि यार देखो ये रही जॉब पोस्टिंग, इसमें हम्म। अप्लाई करवा दो, एचआर हम्म। चेक करेगी, अगर इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करा तो हायर कर लेंगे, और नहीं किया तो फिर आई कैन नॉट हेल्प इट। मैं ऐसे कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं लगा सकती हूँ, बट यस आई कैन टेल देम दैट यू कैन प्रायोरिटाइज दिस पर्सन, कि पहले इसका इंटरव्यू करा के देख लो इफ दिस वन इज मैचिंग योर प्रोफाइल। बट देन आई कैन नॉट से कि यार बाकियों को अच्छे को छोड़ो लेकिन उसको लो। दिस वुड नॉट बी द राइट अप्रोच वुड बी द अदर पीपल, आई बिलीव। राइट। सो जब आप कैंडिडेट्स को हायर करते हो, आइदर यू और आइदर एनी एचआर, सो क्या आजकल ऐसा दिखते हैं कि यार ठीक है इसने ग्रेजुएशन कर रखी है, इसने एमबीए कर रखा है, इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अभी भी डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये मैटर करती हैं या इतना मैटर नहीं करती है? कभी कभी क्या सिनेरियो है अभी? यार हम तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कुछ भी नहीं देखते हैं। व्हाट मैटर्स टू मी इज अ गुड रिज्यूम, गुड कॉन्फिडेंस, विलिंगनेस टू लर्न एंड स्किल सेट। मतलब मुझे लगता है कि यार ये मैच हो रहा है तो मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, कभी कभी किसी किसी क्लाइंट का बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ जाता है कि उनको यही पर्टिकुलर डिग्री चाहिए ही है, जो भी बंदा उनके प्रोजेक्ट में काम करेगा, तो उस केसेस में ऐसा होता है। बट इफ आई एम हायरिंग फॉर माई पर्सनल प्रोजेक्ट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फर्स्ट ईयर के बच्चे से भी काम करा लेती हूँ, सेकंड के बच्चे से भी काम करा लेती हूँ। मेरे को तो ये होता है कि यार अगर आपके अंदर वो चीज है कि मेरे को सीखना है, मेरे को एंटर करना है इंडस्ट्री में, और मेरे को लर्न करना है, डजेंट मैटर टू मी। मेरे को पता भी नहीं है मेरी टीम में कौन बीकॉम है, कौन बीसी है, कौन बीटेक है, कुछ नहीं पता है। क्योंकि मेरे को बस ये पता है कि यार ये बंदा बढ़िया है, इससे काम करवाना है, और ये सीखने के लिए आया है और इसको प्रूव करना है। क्योंकि कुछ आज के टाइम है ना, आप देखोगे अ, जो जॉब सीकर्स या फिर आप बोल किसी पोजीशन के लिए जो फ्रेशर भी आज के टाइम पे आ रहा है ना, हम्म। वो अलग लेवल है। मतलब नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैं, आप शायद आप भी शायद काफी एक्सपीरियंस हो। तो हमारे टाइम में हमें कुछ नहीं पता होता था चीजें। हम्म। इंटर्नशिप हो रही है, फिर इंटर्नशिप ले रहे हैं आके, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया है। हमें होता था हम अपने कॉलेज में आए, हमें कॉलेज डेज एंजॉय करने हैं, ये मेमोरीज हैं, और उसके बाद देखेंगे जॉब वॉब का, प्लेसमेंट कर लेंगे कॉलेज से, फाइनल ईयर में सोचेंगे। हम्म। लेकिन इनको फर्स्ट ईयर से सब कुछ करना है, इनको टेक्नोलॉजी भी सीखनी है, इनको इंटर्नशिप भी करनी है, इनको पैसे भी कमाने हैं, इनको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उनको सेल करना है, छोटी एप्स बनानी है, उनको सेल करना है, स्टार्टअप करने हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था अपने कॉलेज में कि यार हम्म। स्टार्टअप क्या होता है। मतलब हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट भी नहीं सोचे थे। बट आज की जो जनरेशन है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल जनरेशन है। मतलब राइट, ये दे चीज आर ऑन आप अनदर लेवल। सही कह रहे हो। ये चीज मैंने ही फील करी है। मुझे लगता है कि जो अभी फास्ट इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ना, इसका इम्पैक्ट तो पड़ा है। जब मैं कॉलेज के अंदर था, मैं कभी नहीं देखता था कि किसी के मैं ट्यूटोरियल्स देख के कोडिंग में कुछ कर लूं। बुक्स होती थी, मैं उनसे कर लेता था। राइट, राइट, बट अभी ये लोग राइट। करते हैं कि भाई यूट्यूब से भी देख लेंगे, यूडेमी से, या फिर कहीं से कोर्स परचेज कर लेंगे। दे आर बिट एडवांस, मुझे भी ऐसा लगता है। यू आर राइट। हाँ। एक्चुअली सोर्सेज और अवेयरनेस बहुत राइट। ज्यादा हो गई। हमारे टाइम पे इतना लिंक्डइन का अवेयरनेस नहीं था, हमारे टाइम पे इतना मेंटोरशिप अवेलेबल नहीं थी, ना ही इतने फ्री कोर्सेज अवेलेबल थे। हमें तो ऐसे लगता था, हम तो पैसे दे के इंटर्नशिप करते थे, जो हमारी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होती थी कि राइट। यार आपको मैंडेट करनी है, ठीक है। हम्म। तो वो भी हम पैसे दे के करते थे। यहाँ इनको हम बोलते हैं प्लीज कर लो, हम आपको पैसे देंगे, स्टाइपेंड मिलेगा। हम्म। तो वो पूरा का पूरा एक 360 डिग्री चेंज आ गया, और जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर हो गई है। मतलब आज मुझे आज के टाइम में कोई ऐसा आता है ना इंटरव्यू देने, फ्रेशर जो पास आउट हो चुका है और उसने आज तक कुछ इंटर्नशिप नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है यार क्यों नहीं किया आपने? व्हाई हम्म। डिडंट यू डू इट? यू हैड द अपॉर्चुनिटी। राइट। मतलब आप कैसे क्रैप नहीं कर रहे हो अपॉर्चुनिटी? मतलब यू आर नॉट अवेयर इन द कॉलेज, तो कैसे नहीं किया? तो मतलब आज के टाइम में वो एक फॉल बैक है कि आपने पूरे अपने थ्रू आउट योर कॉलेज आपने एक भी इंटर्नशिप नहीं किया, चाहे वो अनपेड ही हो, बट कुछ तो एक्सपीरियंस लिया होता कुछ कहीं तो ना करा कहीं से, होगा। कि आपको पता चले। तो आज के टाइम में आपको 1 आउट ऑफ 100 ऐसा रिज्यूम मिलेगा जिस बंदे ने कुछ नहीं किया कॉलेज टाइम में। आई एम गिविंग बाय द वे फ्री mentorship and guidance to the job seekers and students. So हम्म। they are applying and booking the appointment. So कल एक बच्चा आया, वो फर्स्ट ईयर का था। So यार मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि आप ऑलरेडी इतना क्यों सोच रहे हो? उसने पहले से सब डिजिटल मार्केटिंग पूरा पढ़ लिया है। हम्म। उसने कहा मुझे अब एड्स करने हैं, मेरे को एड्स की इंटर्नशिप चाहिए, एड्स हम्म। में जॉब चाहिए।
मैंने कहा यार आप थोड़ा, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, आप थोड़ा अपना कॉलेज भी चले जाओ, एंजॉय कर लो, क्योंकि हम्म। कॉलेज डेज भी कभी वापस नहीं आएंगे। मतलब राइट। ही इज सो ओवरवेल्म्ड कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। आई आस्क्ड हिम कि भाई बेबी स्टेप चलो, अभी आप छोटे भी हो, आप थोड़ा इंटर्नशिप धीरे धीरे लो। हम्म। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, पर मुझे पता नहीं उसको कितना समझा होगा, हम्म। क्योंकि वो ऑलरेडी, उसको बस एड्स ही चलाने हैं, उसको एड्स ही करने हैं, उसको एड्स की इंटर्नशिप चाहिए। तो उसको बोला मुझे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसमें ही मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को एड्स ही चलाना सीखनी है। मैंने कहा आप ये बताओ कि आपको कोई एड्स में सीधा इंटर्नशिप कैसे दे देगा? बिकॉज यू हम्म। विल हैव टू मेक योर वे, राइट? आप पहले सोशल मीडिया में एंटर करो, वहां पे एक्सेल करो, उनको प्रूव करो कि यू आर सो गुड एट इट, एंड देन प्रोबेबली समबडी, सम ऑफ द कंपनी वुड अलाइन यू विद अ सीनियर जो एड्स रन कर रहा है, वहां पे आप थोड़ा लर्न कर सकते हो। आप कैसे बोलोगे कि मेरे को सीधा एड्स में इंटर्नशिप चाहिए? नो वन विल टेक यू। और हम्म। थोड़ा मैंने उसको समझाया, वो कॉलेज ही नहीं जाता, वो सिर्फ इसमें लगा हुआ है। तो मतलब एकदम से सबको ना, शायद एक वर्ड है कि वो पैसा सबको मुंह लग चुका है आज की हम्म। जनरेशन को, राइट। कि क्योंकि अवेलेबल है मार्केट में। कोई कंटेंट क्रिएटर बन के बना कमा रहा है, कोई मतलब आप देखोगे फर्स्ट ईयर कॉलेज के बच्चों के 30-30 40 हजार फॉलोअर्स पड़े हुए हैं हम्म। ऐसे ही। राइट। मतलब प्रॉपर, एंड दे आर डूइंग पेड कैंपेन इन सम, लाइक कि यार मैं तो न्यू हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास फर्स्ट पेड कैंपेन का आया तो मुझे लगा कि यार अच्छा ऐसे पैसे भी मिलते हैं इसमें, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ना आई वाज लाइक कि ओके, सो अब व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी? नथिंग, यू जस्ट हैव टू डू अ पोस्ट एंड मेंशन अस देयर। मैंने कहा ओके रियली, सो बस मुझे यही करना है और फिर मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे बच्चे पैसे कमा रहे हैं, मतलब लिटरली बहुत एडवांस जनरेशन है, I would say। ओके। ओके, सो विनय, लास्ट क्वेश्चन। लेट्स से किसी कैंडिडेट को आपने हायर करा, ऑफर लेटर भी रिलीज कर दिया, सब कुछ कर दिया, एंड लास्ट डे आपको डिच कर देता है, क्या लगता है तब? और बहुत कितने दिल परसेंट चांसेस दुखता होते हैं इसके? है। कितने परसेंट चांसेस होते हैं? बहुत दिल दुखता है, क्योंकि और ये बहुत ज्यादा ऑफन हो चुका है। इट्स नॉट ओनली अस, इट्स विद एवरीबॉडी। लाइक द इंडस्ट्री इतनी खराब हो चुकी है, एंड देन हर किसी को मल्टीपल ऑफर्स लेने की आदत हो गई है। हम्म। तो इसीलिए आई ट्राई, whenever somebody comes for the interview, I always talk about what are they going to get if they'll join our company, even if they doesn't ask, if they don't ask, I still tell them कि क्या उनसे expected होगा, क्या हम उनको सिखाएंगे, how will they grow, what will they achieve, how will they evolve in the company. So I try कि मैं उनको ये सब चीजें बताऊं, but still सब पैसे की माया है। एंड देन उनको यही करना है, एक जगह से ऑफर लाना है, उसके ऊपर अप्रेजल लेना है, फिर कहीं और से लेना है, तो उसके ऊपर अप्रेजल लेना है, तो वो ये करते ही हैं। बट देन ये बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग होता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस है ना यार, इतना आप इंटरव्यू लेके एक पेन ले रहे हो, उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, और देन जब इंटरव्यू, आई मीन पास आती है ना उसकी ज्वाइनिंग डेट, तो आप पूरा प्लान बनाते हो व्हाट वुड द पर्सन डू वंस ही विल ज्वाइन, करेक्ट? तो आप पूरा एकदम से उसके लिए सब वर्क अलॉटमेंट करते हैं, देन द पर्सन टीचेस। सो हम्म। इसका तरीका यही है कि आप, यस, whenever you take the interview, you also have to sell yourself in front of candidate and show them a bigger picture कि आप क्या करने वाले हो इस कंपनी में आके। दिस कैन हेल्प यू रिटेन द कैंडिडेट विद यू। सेकेंड इज, यस, आप उनको अच्छा ऑफर दो, शायद वो जो मांग रहे हैं उससे उसमें कुछ एक बोनस वोनस एक्स्ट्रा ऐड कर दो, रिटेंशन बोनस ऐड कर दो, ताकि वो थोड़ा पैसिनेट हो कि यार मैंने तो इतना ही मांगा था, इन्होंने मुझे और भी ज्यादा दे दिया। तो ओके। एक वो चीज होती है कि अगर आप डेस्परेट हो कैंडिडेट के लिए कि अब उसने मांगा है मेरे को 8 लाख का सीटीसी चाहिए, बट आप उसको 8.5 दे दो, अगर आपको लग हम्म। रहा है कि हाँ ये बंदा करेगा, तो हम्म। एक वैल्यू ऐड करेगा, एंड देन यू कैन add that 50K as a retention bonus, and then you can give it after 1 year, कि जिस दिन आप जिस मंथ में आपका 1 year कंप्लीट होगा, यू विल गेट इट एज अ रिटेंशन बोनस, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द अप्रेजल एज वेल, जो भी आपका अप्रेजल साइकिल होता होगा कंपनी में। हम्म। ठीक है, अकॉर्डिंग। सो ये एक फैक्टर होता है। और तीसरी चीज यही है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बंदे से कॉन्टिन्यूसली, बट ऑलवेज कीप अ प्लान बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी भी ये मत ट्राई करो कि ये बंदा आपने सिलेक्ट किया तो हो गई, आ ही जाएगा। हमेशा आपके पास एक बैकअप कैंडिडेट जरूर होना चाहिए, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम द पर्सन वुड डेफिनेटली बैक आउट। जब तक, आज हम्म। के टाइम में तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि जब तक बंदा ज्वाइन ना कर लेना, तो हमें ये लगता भरोसा ही है नहीं आ कर रहे सकते। ज्वाइन किया,
ज्वाइन किया। सुबह को एचआर से पूछना पड़ता है कि आई न्यू ज्वाइनिंग्स, और तो अच्छा। मतलब शी में टेल्स की हाँ न्यू ज्वाइनिंग्स, दीज वर न्यू ज्वाइनिंग्स, फोर न्यू ज्वाइनिंग्स वर देयर आउट ऑफ फोर, two backed out, two joined. Okay, so this ओके। could happen. So we never close the hiring. अगर हमें लग रहा है कि हाँ हमारी पोजीशन फुल हो भी चुकी है, तो रिक्रूटर्स को खुद ही पता है कि yes we need to make a backup ready, क्योंकि ये बैकआउट जरूर करेंगे, पता है। ओके। ओके। तो काफी चांसेस होते हैं, 70-80%, राइट? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके। अच्छा, लास्ट में कोई टिप, जो भी अभी कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, लुकिंग फॉर चेंज और अपनी पहली जॉब ज्वाइन करेंगे, सो उनके लिए कुछ आप टिप देना चाहोगे, कोई एडवाइस देना चाहोगे? Yeah. So for the freshers, guys, today itself, I was mentoring a candidate. He was from IIT, हम्म। और उसको he was applying for job and then he was not getting a call back. So he asked me, why isn't he getting it? Is there anything wrong in his LinkedIn profile and his resume? So I checked it all and it was all very good, top notch. Obviously वो IIT से था, but उसको call back ही नहीं आ रहा था. So I tried to understand क्यों, क्या वो दिक्कत आ रही है. तो हम्म। उसका एक्सपेक्टेशन है कि मेरे कैंपस प्लेसमेंट से हाईएस्ट सीटीसी 42 एलपीए का गया है, तो हम्म। एटलीस्ट मेरे को 30-35 लाख का सीटीसी मिलना चाहिए ना, तो हम्म। तभी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं। और ही वाज गेटिंग इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड ऑफ 1 लाख पर मंथ, सोचो। बट वो रिजेक्ट कर रहा है ओके। कि नहीं, क्योंकि उसका जो एम है वो वहीं पर है। सो माय पॉइंट इज, यस एम हाई, बट देन आप अभी समझो कि अभी मार्केट में रिसेशन भी है। सो हम्म। डोंट ओनली रिलाई कि अभी मुझे जॉब के लिए ही अप्लाई करना है। इफ यू आर गेटिंग अ वेरी गुड स्टाइपेंड इंटर्नशिप, देन प्लीज गो फॉर इट, स्टार्ट तो करो। फिर साइड बाय साइड हम्म। आप अपना हसल करते रहो एंड ढूंढते रहो, बट राइट, देन इट्स स्टार्ट इज वेरी बेटर देन सिटिंग इंपॉर्टेंट। आइडल एट होम। करेक्ट। एंड देन इंटर्नशिप किस लिए होती है? आप कोई भी कंपनी है आपको इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही है, मैं अगर किसी को भी इंटर्नशिप में हायर कर रही हूँ, तो आई एम इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी, एनर्जी, सब कुछ मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ बंदे के ऊपर। तो अगर कोई बंदा बहुत बढ़िया अपने आप को प्रूव कर देगा, तो व्हाई वुड आई लेट दैट पर्सन गो? शायद मुझे अपनी अ, जितना बजट से ज्यादा मुझे बंदे को देना पड़े उसको रिटेन करने के लिए, बट देन अगर कोई इतना बढ़िया बंदा है जिसने अपनी डिपेंडेंसी इतनी बना ली है, तो मेरे को तो लगेगा ना वी शुड रिटेन दैट पर्सन। करेक्ट। सो यू विल हैव टू मेक श्योर यू आर वर्किंग इन अ वे इन इंटर्नशिप कि आप अपनी पोजीशन को इरिप्लेसेबल कर दो, एंड देन मेक योर मैनेजर्स वांट यू, कि वो खुद बोले कि यार प्लीज मत जाओ, रुक जाओ। और ऐसा होता है, a lot of people does that, राइट। हम्म। तो अगर उनका वो मन भी नहीं होगा ना पीपीओ देने का, वो फिर भी दे देंगे क्योंकि आपने काम ही इतना अच्छा किया। तो राइट। yes, don't chase the jobs only if you are just passing out. If you're getting the opportunity to start as an intern and then it will be converted into the full-time job, go for it. Just make sure that you are getting good stipends. When I say good stipends, वो depend करता है आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर। So वो stipend आपका कितना भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 और 1 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग आप कितने ज्यादा स्किल्ड हो, राइट। ओके। तो वो, एंड देन बी अडेप्टेबल। एकदम से आप जब भी इंटरव्यू दो, एकदम से हैप्पी मोड में देना। एंड देन क्योंकि चाहे आप वर्चुअली दो चाहे आप फिजिकली दो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप यू आर लिविंग अ गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर, क्योंकि वो सब चेक करते हैं कि आप कितने ज्यादा चेयरफुल थे, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉर एनर्जी दीज डेज। अगर एनर्जी नहीं है तो आई एम सॉरी, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट। ठीक है, राइट। अदरवाइज यू कीप फीलिंग कि वर्क लाइफ बैलेंसिंग नहीं है। और हम्म। थर्ड, गाइस, मेक श्योर आप अपना कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन एकदम हाई रख रहे हो। एंड देन whenever you are going for the interview, just tell the interviewer what are you bringing to the table and how will you be an asset for the organization. थोड़ा स्टडी करके जाओ कंपनी के बारे में, पोजीशन के बारे में। सो अगर आप चीजें हाईलाइट करोगे कि हाउ अभी आपके यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, और अगर मैं आपकी कंपनी में आता हूँ तो मैं इसको ये चेंज कर दूंगा, आपने स्टडी किया होगा ना, तो वो भी एक अलग इंप्रेशन आएगा इंटरव्यूअर के ऊपर कि यार ये एक्चुअली मेरी कंपनी को चाहता है, एंड ये बंदा आएगा और दैट टू बैकआउट भी नहीं करेगा शायद, क्योंकि ये स्टडी करके आया हुआ है। सो वहां भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। सो थैंक्स वन्या। और गाइस, अगर आप लोगों को वन्या से कनेक्ट करना है तो आप लोग लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आपको उनसे पर्सनली कंसल्ट करना है किसी चीज़ को लेके, तो आप लोग टॉपमेट पे भी उनसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।
कर रहे हैं। आफ्टर दैट सेकंड चीज़ ये है, अप्रोक्सीमेटली ये हायर इंटरेस्ट कंपनी थी, मैं फाउंडर में हूँ, और ये वैसे हायरिंग किसने क्वेश्चन आया था? ओके मैं दोबारा कर देता हूँ, सॉरी यार सॉरी मैं दोबारा कर देता हूँ। एंड शी इज को फाउंडर ऑफ किचन हाउस कंपनी ऑल्सो, स्टार्ट करते हैं। सो वन वन फॉर ये दो स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट भी चाहिए, स्पेसिफिकली कंसल्ट करना है तो आप इनसे टॉमकैट पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। टॉमकैट सॉरी, टॉपनेट ओके सॉरी, हाँ टॉप मैं दोबारा बोल या देता हूँ इसको। ओके